1942 एक ऐसा साल जब भारत की आज़ादी की लड़ाई ने एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ लिया। सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में गुस्सा और बेचैनी अपने चरम पर थे। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक साल के सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल दिया, कैसे एक फेल मिशन ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया, और कैसे गांधी जी के सिर्फ एक नारे ने पूरे देश में जैसे जान फूंक दी। फिर हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जिसका कोई एक नेता नहीं था, और ये भी जानेंगे कि इस पर सबकी राय एक जैसी क्यों नहीं थी। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे इसी आंदोलन ने आज़ादी का रास्ता तैयार किया। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक दुनिया जो जंग लड़ रही थी और एक साम्राज्य जो खतरे में था। अब सवाल ये है कि भई एक वर्ल्ड वॉर से भारत का क्या लेना देना था? ब्रिटेन को अचानक भारत की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? असल में बात ये थी कि 1942 आते-आते दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत कह सकते हैं कि काफ़ी पतली हो चुकी थी, और उन पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे अपने ही साथी देशों का ज़बरदस्त दबाव था कि वो भारत का पूरा साथ हासिल करें, क्योंकि जंग जीतने के लिए भारत बहुत ज़रूरी था। और फिर हुआ ये कि जापानी सेना ने रंगून पर कब्जा कर लिया। बस अब को अंग्रेजों के लिए अलार्म बज गया था। जापान बिल्कुल भारत के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल समझ गए कि ये जो भारत की समस्या है, इसे अब और टाला नहीं जा सकता। कुछ ना कुछ तो जल्दी करना ही पड़ेगा। और इसी हड़बड़ी में उन्होंने जो कदम उठाया वो हमें ले आता है हमारे दूसरे पड़ाव पर, पोस्ट डेटेड चेक मिशन। एक ऐसी पेशकश जो बहुत कम थी और बहुत देर से आई। तो इस मिशन को लेकर भारत आए सर स्टाफर्ड क्रिप्स। अब क्रिप्स भारतीय नेताओं के दोस्त माने जाते थे, तो थोड़ी उम्मीद तो थी कि शायद कुछ बात बन जाए। वो क्या प्रस्ताव लेकर आए थे? पहला, जंग के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, मतलब पूरी आज़ादी नहीं, बस ब्रिटिश राज के अंदर थोड़ी बहुत आज़ादी। दूसरा, एक संविधान सभा बने भी। तीसरा, प्रांतों को ये छूट होगी कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या ना हों। और सबसे अहम बात, डिफेंस यानी रक्षा का कंट्रोल अंग्रेजों के ही पास रहेगा। लेकिन ये प्लान किसी को भी पसंद नहीं आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा, भाई हमें भविष्य के वादे नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए तो अभी और पूरी चाहिए। और उन्हें भारत के टुकड़े होने का भी डर था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी नाखुश थी। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ पाकिस्तान बनाने की बात नहीं मानी गई थी। और गांधी जी ने तो इस पूरे ऑफर को बस एक लाइन में ही खत्म कर दिया। उन्होंने इसे कहा एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब एक ऐसा बैंक जो खुद ही दिवालिया हो रहा हो, उसका चेक लेकर क्या करेंगे? सीधी सी बात है, जब अंग्रेज खुद जंग हारते दिख रहे थे तो उनके वादों पर भला कौन यकीन करता? तो नतीजा क्या निकला? 11 अप्रैल 1942 तक क्रिप्स मिशन बुरी तरह फेल हो गया, और इसकी नाकामी से जो गुस्सा और धोखे की भावना पैदा हुई, बस उसी ने आने वाले तूफान की नींव रख दी। मिशन तो फेल हो गया, अब क्या? यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा अध्याय, गांधी जी का नारा, करो या मरो, आज़ादी के लिए आखिरी लड़ाई। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद देश में माहौल एकदम गर्म था। एक तो जंग की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी, ऊपर से अंग्रेजों से मिला धोखा। तो कांग्रेस ने तय किया कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत हुई 14 जुलाई को वर्धा से, जहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ, और आखिरकार 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में इस पर अंतिम मोहर लगा दी गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल। उसी दिन गांधी जी ने वो नारा दिया जो आज़ादी की लड़ाई का मंत्र बन गया, करो या मरो। उन्होंने साफ साफ कहा, हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। ये गांधी जी के अंदाज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। उनके तेवर बिल्कुल बदल चुके थे। गांधी जी ने तो नारा दे दिया, लेकिन अंग्रेज भी चुप बैठने वाले नहीं थे, और उनके एक्शन से जो हुआ वो है हमारा चौथा चैप्टर, एक लीडर के बिना क्रांति, यानी जनता का अपना विद्रोह। करो या मरो का नारा सुनते ही ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। उनका रिएक्शन बहुत तेज और बहुत सख्त था। 9 अगस्त मतलब अगले ही दिन सुबह होने से पहले ही गांधी, नेहरू, पटेल, कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। अब अंग्रेजों को लगा कि बस लीडर अंदर तो आंदोलन खत्म।
लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया। अब पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन भड़क गया जिसका कोई एक लीडर नहीं था, और ये अंग्रेजों के लिए कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। अब ये कोई एक तरह का आंदोलन नहीं था, हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध कर रहा था। कहीं मिल मजदूरों ने बड़ी बड़ी हड़तालें कर दीं, तो कहीं लोगों ने रेलवे लाइनें उखाड़ दीं, टेलीफोन के तार काट दिए, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, मतलब जो भी अंग्रेजी हुकूमत की निशानी थी, सब पर हमले हुए। और तो और उषा मेहता जैसी वीरांगनाओं ने छिपकर कांग्रेस रेडियो चलाया, और जयप्रकाश नारायण तो जेल से भागकर आजाद दस्ता बना लिया। और शायद इस आंदोलन की सबसे हैरान करने वाली बात थी पैरेलल गवर्नमेंट्स का बनना। सोचिए, यूपी के बलिया में, बंगाल के तामलुक में, महाराष्ट्र के सतारा में, इन जगहों पर अंग्रेजी राज खत्म हो गया और लोगों ने अपनी खुद की सरकारें बना ली। सतारा वाली सरकार तो 1945 तक चली। कमाल है ना? लेकिन क्या इस आंदोलन को हर किसी का साथ मिला? नहीं। और यही है हमारा 5वां पड़ाव, एक आंदोलन पर कई आवाजें। ये जानना बहुत जरूरी है कि कई बड़े ग्रुप्स इस आंदोलन के खिलाफ थे। जैसे मुस्लिम लीग को लगा कि ये कांग्रेस की एक चाल है ताकि हिंदू राज स्थापित हो सके, तो उन्होंने नारा दिया, बांटो और छोड़ो। B.R. अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा हो तो देश में उथल पुथल मचाना पागलपन है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इसके खिलाफ थी, क्योंकि वॉर में ब्रिटेन सोवियत यूनियन का साथी था। और हाँ, हिंदू महासभा ने भी आधिकारिक तौर पर इसका बॉयकॉट किया। तो इतने विरोध के बावजूद इस आंदोलन का आखिरी असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं हमारे आखिरी हिस्से में, अंत की शुरुआत। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत बेरहमी से। आप अंदाजा लगाइए, 1942 के खत्म होते होते 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। लोगों पर सरेआम कोड़े बरसाए गए, यहाँ तक कि हवाई जहाज से भीड़ पर गोलियां तक चलाई गईं। तो हाँ, आंदोलन को दबा तो दिया गया, लेकिन इसने अंग्रेजों को एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि भारत में अब उनके दिन पूरे हो चुके हैं। उनका ये वहम टूट गया कि जंग के बाद भी वो यहाँ शांति से राज कर पाएंगे। कहते हैं ना, हर कहानी का एक क्लाइमैक्स होता है। अगस्त 1942 की भारत छोड़ों की वो गूंज वही क्लाइमैक्स थी, और उसका असर ये हुआ कि ठीक 5 साल बाद अगस्त 1947 में अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाना ही पड़ा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का वो फाइनल पंच था जिसने आज़ादी पक्की कर दी, या फिर इस उथल-पुथल ने देश के बंटवारे की जमीन को और मजबूत कर दिया? इस पर आज भी बहस होती है, और ये सवाल हमें इस महान आंदोलन की गहरी और जटिल विरासत की हमेशा याद दिलाता है।